अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हज 2025 से मुताल्लिक एक नई जानकारी सामने आई हुई है ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिशन को लेकर। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हज गाइडलाइन 2025 में हज कमेटी ने क्लियरली बोला था कि जहां तक कोशिश की जाएगी हाजियों से ओरिजिनल पासपोर्ट इस साल नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में उन्होंने बताया, अमेंडमेंट किया कि पासपोर्ट मांगा जा सकता है एक लेटर स्टेज पे, लेकिन वो कोई कंफर्म नहीं था कि कब पासपोर्ट मांगा जाएगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गई थी उस सर्कुलर के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए, कि पासपोर्ट ओरिजिनल मांगा जाएगा इस साल भी। तो अभी पिछले 2-3 दिन में जो है कि कुछ स्टेट हज कमेटीज, स्पेशली दिल्ली, बिहार, कोलकाता, वेस्ट बंगाल की हज कमेटी, इन्होंने जो है कि अपने अपने स्टेट के हाजियों को मैसेज देना शुरू कर दिया है कि ओरिजिनल पासपोर्ट आपको जमा करना है। तो इससे जो दूसरे स्टेट के हाजी हैं जहां पे इसका अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है, उनको इंटीमेशन नहीं दिया गया है स्टेट हज कमेटी के जरिए, तो वो एक कंफ्यूजन में है, घबराहट में है कि ये मैसेज फेक है या सही है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि हज कमेटी ने अभी तक जो है कि कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं जारी किया है पासपोर्ट जमा करवाने के बारे में, पासपोर्ट सबमिट करवाने के बारे में। लेकिन ये जो मैसेजेस चल रहे हैं वो सही हैं और इस तरह की इंटरनल गाइडलाइन जो है कि हज कमेटीज को, स्टेट हज कमेटीज को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, लेकिन अभी उसका प्रॉपर सर्कुलर नहीं आया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका सर्कुलर भी या जो भी गाइडलाइंस होगी उसके बारे में इंटीमेशन आ जाएगा और सभी स्टेट के स्टेट हज कमेटीज अपने अपने जो है कि स्टेट के हाजियों को इसके बारे में प्रॉपर इंटीमेशन देंगे। तो आप जिस भी स्टेट में हैं, जब तक आपको अपने स्टेट हज कमेटी की तरफ से मैसेज नहीं आता है कि आपका पासपोर्ट कब जमा कराना है, तब तक आपको अपना पासपोर्ट जमा नहीं कराना है। लेकिन ये चीज़ पक्की हो गई है कि पासपोर्ट जमा कराने पड़ेंगे, ओरिजिनल वाले पासपोर्ट। तो वो जो है कि आप रेडी रखें और देख लें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं डैमेज नहीं हुआ है, कोई तकलीफ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देख के रेडी रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके बारे में क्लियर सर्कुलर आ जाएगा, इंशाल्लाह इंटीमेशन आ जाएगा और सबको ये जमा करना पड़ेगा। तो ये तो बात रही कि ओरिजिनल पासपोर्ट आपको जमा करने पड़ेंगे। लेकिन ये पासपोर्ट जमा करने के वक्त आपको कुछ सावधानियां, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो पासपोर्ट आप जमा कर रहे हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट, वो पासपोर्ट आपको अब जो है कि आपकी फ्लाइट जाने से एक दिन पहले मिलेगा। मतलब अब आपको बीच में ये पासपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको कोई काम अगर कहीं लगता है तो आप अपना पासपोर्ट का 1 या 2 जेरोक्स कॉपी निकाल के जरूर रखें। तो ये पासपोर्ट का कहीं भी आपको काम लग सकता है, इसलिए आप जेरोक्स कॉपी जरूर से जरूर निकाल के रखें। जितने भी पासपोर्ट आप जमा करा रहे हैं, सबके 2-3 जो है कि जेरोक्स कॉपी निकाल के अच्छे से आप रख लें सबमिट करने से पहले। और ऐसे लोग जो रमजान में या हज से पहले उम्रा वगैरह पे जाने का इरादा रखते हैं, उम्रा पे जाने वाले हैं या किसी कहीं पे फॉरेन ट्रेवल पे जाने वाले, उनका पहले से प्लान ट्रिप बनी हुई है, तो वो लोग जो है कि ये पासपोर्ट जमा ना कराएं, बल्कि अपने अपने स्टेट हज कमेटी में लेटर दे के उनको बताएं और मोहलत लें कि हमको इतने दिन में जाके आना है, ये हमारी डेट है, टिकट वगैरह का प्रूफ उनको दें हज कमेटी को, और वो लेटर सबमिट करें कि हमको इसके बाद जब हम रिटर्न आएंगे तब जो है कि अपना पासपोर्ट जमा करेंगे। तो वो लोग जो ध्यान रखें जिनको उम्रा पे जाना है या कहीं और जाना है आउट ऑफ कंट्री, तो वो जो है कि अभी पासपोर्ट जमा ना कराएं, वो जो है कि हज कमेटी से मोहलत जरूर से जरूर लिखित में ले लें। इसके साथ ही अब ये पासपोर्ट जमा कराने के बारे में क्योंकि अभी क्लियर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, तो वो लोग भी घबरा रहे हैं जो एनआरआईज हैं, जो विदेशों में काम करते हैं और उन्होंने हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया से फॉर्म भरा हुआ है, उनका सिलेक्शन भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको जाना है। लेकिन उनकी छुट्टी क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम में होगी, तो इसलिए वो अभी से पासपोर्ट जमा नहीं करा सकते। जब उनकी छुट्टी ईद के बाद या जब भी वो आएंगे तब वो पासपोर्ट जमा कराना चाहेंगे, तो उनको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा जो है कि एनआरआईज के लिए अलग डेट रहती है पासपोर्ट जमा करने के लिए, तो उनको इस बार भी इस पासपोर्ट सबमिशन के टाइम भी उनको मोहलत मिलेगी। इंशाल्लाह उनको ईद के बाद ही उनका पासपोर्ट मांगा जाएगा, रमजान के बाद ही। तो एनआरआई जो हाजी हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये सर्कुलर प्रॉपर आ जाएगा हज कमेटी की तरफ से, तो इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो उसी हिसाब से आप अपना काम करें। इसके अलावा जब आप अपना पासपोर्ट जमा कर रहे हैं तो आपको जो है कि फोटो भी मांगी गई है, आपको फोटो देना पड़ेगा। तो फोटो किस तरह से, पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेना है, व्हाइट बैकग्राउंड वाला, जो पीछे का भाग रहेगा आपके वो जो है कि व्हाइट रहना चाहिए, सफेद रहना चाहिए। और जो औरतें रहेंगी उनका फोटो इस तरह से निकालना है कि उनके जो कान है वो कान जो है कि दिखते रहने चाहिए, उनके कान जो है कि
फोटो में शो होने चाहिए। इस तरह का फोटो औरतों का निकालें, क्योंकि औरतें खास करके पर्दे का एहतमाम करती हैं तो जो है कि मुसल्ला वगैरह बांधे रहती हैं या जो है कि सर को ढके रहती हैं तो कान जो है कि उसमें छुप जाता है। तो लेकिन इसका जो रिक्वायरमेंट है फोटो का, उसमें दोनों कान जो है कि क्लियरली दिखने होने चाहिए, विजुअल होने चाहिए औरतों के लिए। आदमियों को तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, उनका कान दिखते रहेगा कि तो वो कोई इस तरह से स्कार्फ वगैरह लगाते नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा जो है कि कोई इस तरह का कोई चीज बांधता है, जैसे अमामा बांधता है या कोई गांव वगैरह में जो गमछा वगैरह बांधते हैं, तो बल्कि उसको उतार के ही फोटो निकालें। टोपी वगैरह भी आप लगाते हैं किसी तरीके की, तो उसको निकाल के ही फोटो निकालें, जिससे क्लियर आपका विजुअल फोटो अच्छे से आवे। तो आपको ध्यान रखना है कि औरतों को जो फोटो है उसमें जो है कि उनके कान दोनों दिखने चाहिए, और जो फोटो का बैकग्राउंड होएगा, पीछे का जो हिस्सा होएगा, वो ब्लू, ग्रीन या कोई भी कलर का नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर का होना चाहिए। तो ये 2 फोटो आपको लगाना है। उसमें भी तरतीब जो पिछले सालों में हुई है वो ये है कि जो आपका एक फोटो होगा वो आपके पासपोर्ट के पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में नीचे जो है कि एकदम से नीचे के भाग में किसी भी अधेसिव से चिपकाने वाली चीज से आपको उसको चिपका देना है। पासपोर्ट पे पीछे लेफ्ट साइड में मोड़ते हैं जहां पासपोर्ट बंद होता है, जैसा उसी लेफ्ट साइड में सबसे नीचे की साइड में लगा दें, क्योंकि वहां पे कोई चीज जो है कि लिखा पढ़ा नहीं रहता है, तो वो स्पेस खाली रहता है। और ये जो पासपोर्ट पे फोटो लगाने का जो ये तरतीब है, इसका मतलब क्या है, क्यों वहां लगाया जाता है? ये पहचान के लिए लगाया जाता है, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट होता है वो जब हज कमेटी को जाएगा तो भी बहुत सारे पासपोर्ट, वहां पे हजारों के लाखों में पासपोर्ट रहेंगे, तो वो फोटो से इजिली जो है कि पहचान, जब फोटो पासपोर्ट जैसे पलटते हैं पीछे साइड फोटो लगा रहेगा तो पहचान हो जाएगी। और आप भी कहीं पे लेके जब जाएंगे, आपको जब दिया जाएगा हज कमेटी के ऑफिस में, जब हज हाउस में जब आपको पासपोर्ट और टिकट सारा दिया जाएगा, तो आप अपना पासपोर्ट इजीली पहचान पाएंगे। नहीं तो बार बार आपको पासपोर्ट खोल के नाम और फोटो अंदर देखना पड़ता है। अंदर तो फोटो, नाम, सब चीजें है ये। और लेटेस्ट फोटो इसलिए मांगी जाती है क्योंकि हो सकता है आपका पासपोर्ट 9 साल 10 साल पुराना हो, तो आपके जो पासपोर्ट में फोटो है और अभी का आपका जो पोजीशन है, आपका स्टेटस है, उसमें चेंजेज आ जाता है, बॉडी का डिफरेंस आ जाता है। और खास करके ऐसे लोग जो अभी हज करने जा रहे हैं और पहले उन्होंने चेहरा वगैरह दाढ़ी नहीं रखा हुआ था, उन्होंने दाढ़ी रख लेते हैं, तो पासपोर्ट में दाढ़ी नहीं है और अभी इसमें फोटो में, इसीलिए वो वेरिफिकेशन के लिए फोटो वहां पे लगाया जाता है, मांगा जाता है कि लेटेस्ट फोटो अभी आपका पोजीशन कैसा है, जिससे कि जब सऊदी में या इंडिया में जब आपका जो है कि इमिग्रेशन वगैरह हो तो उससे आपका वेरीफाई हो सके कि हाँ यही बंदा, या कभी कहीं खोया पाया वाला कोई मामला हो तो वहां पे आपको पुराने फोटो के बजाय लेटेस्ट फोटो से आपको इजीली जो है कि पहचाना जा सकेगा। इसी तरीके से जब आप एयरपोर्ट में जाएंगे इमिग्रेशन के लिए, जब आपको पासपोर्ट दिखाना रहता है, तो समझ लीजिएगा अगर आपके पास 4 लोग हैं साथ में फैमिली के, और ज्यादा करके केसेस में ऐसा ही होता है कि सारा फैमिली का पासपोर्ट कोई एक जानकार जो बंदा होता है, घर का जिम्मेदार, उसके हाथ में रहता है, वो अपने पास रखता है। उसके बाद जब वो काउंटर पे जाते हैं इमिग्रेशन वगैरह के लिए, जहां दिखाना होता है, तो सबको निकाल के उनका पासपोर्ट उनके हाथ में देता है। ये टाइम में थोड़ा घबराहट रहती है क्योंकि सामने ऑफिसर बैठा रहता है, सारी चीजें रहती है, प्रोटोकॉल रहता है, तो क्या होता है कि बार बार पासपोर्ट, इनका पासपोर्ट उनके हाथ में, इनका पासपोर्ट उनके हाथ में, इस तरह से इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर फोटो ऊपर लगी रहती है तो इजीली जो है कि पहचान हो जाती है कि हाँ ये मेरा वाला है, वो अपना अपना सब ले लेते हैं। इसी आसानी को मद्देनजर रखते हुए ये फोटो जो है कि पीछे लगवाया जाता है। और दूसरा फोटो आपको साथ में अटैच करके दे देना है। हो सके तो छोटी प्लास्टिक के पन्नी में जो है लगा के पासपोर्ट को पासपोर्ट के साथ में उसको दे देंगे। आप जो इन्वेलप देंगे, जो कवर आप भेजेंगे अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में, जो आप कवर भेजेंगे उसमें डाल के दे देंगे। इसके अलावा एक बड़ी चीज आपको जो ध्यान देना है पासपोर्ट भेजने के टाइम पे, कि बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे एरियाज में जो एनजीओ काम करते हैं या हज ट्रेनर वगैरह रहते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे दूर है हज कमेटी उनका स्टेट का, तो कि उस एरिया के जितने 100-200 या जो भी लोग हैं उतने हाजियों का वो बोलते हैं कि आप हमारे पास जमा करा दें, हम ले जाके आप स्टेट हज कमेटी में एक साथ में जमा कर देंगे। ये भी अच्छा रास्ता है, अच्छा तरीका है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जहां तक आपसे कोशिश हो सके आप अपना पासपोर्ट अपने हाथ से ले जाके जमा करें। अगर जा सकते हैं तो फिजिकल जा सकते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं फिजिकल जा सकते हैं तो खुद कुरियर करें सेपरेट पासपोर्ट, क्योंकि एक बार एक साथ में बहुत सारे पासपोर्ट जाते हैं तो उसमें जो है कि किसका पासपोर्ट वहां पहुंचा नहीं पहुंचा, इसका वेरिफिकेशन होने में, ये पता चलने में बहुत टाइम लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा, कोई स्टेटस नहीं आता कि आपका पासपोर्ट जो है कि जमा हो चुका है हज कमेटी में। तो इसलिए आप जो है कि खुद लेके जाएं, अगर नजदीक है और नहीं जा सकते हैं तो आप अपने हाथ से कुरियर करें। अपने फैमिली के या अपने कवर के जो 4 पासपोर्ट 5 पासपोर्ट है, बस उतना एक साथ में करें। बहुत सारे लोगों का भीड़ उसमें न लगाए, कंफ्यूजन होएगा, गुम होने के चांसेस रहते हैं।
और दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये भी एक परेशानी रहेगी। और अगर आप कुरियर से पोस्ट से भेजते हैं तो कम से कम आपको एक स्टेटस ऑनलाइन अभी दिखा देता है, तो कुरियर का जो कंपनी रहती है कि हाँ आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वहाँ पे जहाँ पे आपने भेजा हुआ था यानी हज कमेटी में वहाँ पे पहुँच गया है। तो एक तो आपको यहाँ से मतलब एक इत्मीनान हो जाता है। दूसरा ये कि अगर आप मैनुअल खुद लेके जा रहे हैं फिजिकली तो वहाँ पे आपको स्टैंपिंग वगैरह करके मिल सकती है, रिसिप्ट भी कोई कोई स्टेट हज कमेटी देती है कि हाँ हमको पासपोर्ट मिल गया है। तो ये फायदा होएगा, आपको एकदम से इत्मीनान हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अपना पासपोर्ट जितने भी आपके कवर में लोग हैं बस एक कवर वालों का एक लिफाफा बनाएं, उसमें सारे पासपोर्ट डालें, कवर नंबर डालें, उसको अच्छे तरीके से अपना एड्रेस वगैरह डाल के भेजें। और ज़्यादा लोगों के साथ में भेजने की कोशिश ना करें। लेकिन ऐसे रिमोट लोकेशन गांव वगैरह जहाँ पे मतलब स्टेट हज कमेटी जाना आसान नहीं है और वहाँ पे कोई जो है कि मोतबर बंदा है, ट्रस्टेबल बंदा है जो ये काम पहले भी कर रहा है, मतलब एक सोशल वर्कर के जैसा हज कमेटी से जुड़ा हुआ है या हाजियों का काम हर साल कर रहा है, तो भरोसा है तो आप दे भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर खुद करेंगे तो इसमें आपको इत्मीनान ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये सिस्टम है पासपोर्ट को भेजने का, और जिनको जिनको मैसेज मिला है वो अपना पासपोर्ट भेजें, इस तरीके से भेजें। और जिनको मैसेज अभी नहीं मिला है, जिनके हज कमेटी की तरफ से कोई ग्रुप नहीं है या कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई हज कमेटी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो अभी वो वेट करें, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप भेजें। जल्दबाजी न करें, बस अपना रेडी रखें कि आपको पासपोर्ट जमा करना है, ओरिजिनल वाला आपका पासपोर्ट। दोस्तों इसी के साथ हाजियों को बहुत सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि तीसरी इंस्टॉलमेंट कब आएगी और कितनी होगी। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि पहले भी बताया हुआ है, हज की गाइडलाइंस में भी यही लिखा हुआ है कि ये जो तीसरी इंस्टॉलमेंट होती है, तीसरी किस्त होती है, वो सारे खर्चे का सब कैलकुलेशन होने के बाद ही जो है कि फाइनल होती है। क्योंकि उसके बाद हज कमेटी अभी तक का जो रिकॉर्ड है एक्स्ट्रा पैसा जल्दी मांगती नहीं है। कुछ बचता है तो बाद में रिफंड किया है उन्होंने पिछले कई सालों में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसा जल्दी हज कमेटी नहीं मांगती है। तो इसीलिए हज कमेटी सोचती है कि एकदम लेटेस्ट स्टेज में, जैसे कि जब सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाए, मक्का मदीना में जो चीज़ें खरीदनी है, जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह, तो वो सारा चीज़ हो जाने के बाद ही जो है कि आपको कैलकुलेशन करके पैसा बताया जाए, जिससे फिर से पैसा लेने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसा कि आप सबको मालूम होगी, खबर मिला होगा कि पिछले दिनों जो है कि हज कमेटी की जो टीम होती है, BST टीम जो होती है, बिल्डिंग सिलेक्शन टीम जिसे बोलते हैं, मतलब जो बिल्डिंगों का इमारतों का चुनाव करती है कि ये सही है कि नहीं सही है, इसको लेना है नहीं लेना है, कितने में लेना, कैसा लेना है, वो टीम जो है कि मक्का मदीना पहुंची हुई है। अजीजिया वगैरह का जो बिल्डिंग्स है उसका दौरा कर रहे हैं वो लोग, तो वो सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फरवरी के लास्ट में थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी तीसरी किस्त आने के चांसेस है। तो आप अपनी तैयारी रखें। और जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो एक गाइडलाइंस में पिछले साल का हज 2024 का जो उन्होंने दिया हुआ कि टोटल कितना अमाउंट खर्चा आया था किस एयरपोर्ट से, वो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये चार्ट जो है इस पे 20 से 25 हज़ार रुपया आप और ऐड कर लें, बढ़ा लें, और उतना अमाउंट पकड़ के चले, उतनी तैयारी रखें कि आपके एयरपोर्ट से इतना पैसा लगने वाला है टोटल। उसमें से 2,72,300 रुपया माइनस कर लें, कम कर लें, जो बचता है वो आपका तीसरी किस्त होगी इंशाल्लाह, लंप सम अंदाजन, फाइनल जो भी होगा वो हज कमेटी बताएगी। उसके अलावा ये जो पैसा है, ये जो लिस्ट है, इसमें जो है कि अदाही यानी कुर्बानी नहीं है। तो जिन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से कुर्बानी को ऑप्ट किया हुआ है, लिया हुआ है, वो 15,000 रुपया 660 रियाल यानी कि लगभग 15,000 रुपया और अलग से पकड़ के चले पर हाजी, ये अदाही का होगा, कुर्बानी का होगा। ये पैसा जो है कि जब आपका अपडेट हो जाएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो आपके प्रोफाइल पे लॉगिन करने पे, हज कमेटी की साइट पे जहां आप लॉगिन करते हैं वहां लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाएगा, आपको बैलेंस अमाउंट दिखाएगा और जो अदाही का अलग से अमाउंट दिखाएगा, जो लोग जोहफा मिकात वाले हैं उनका अलग से अमाउंट दिखाएगा, और सब कुछ करके टोटल फाइनल बैलेंस बताएगा कि आपको कितना पैसा भरना है। तो जो बैलेंस अमाउंट फाइनल दिखाएगा कि इतना आपका पेंडिंग है, भरना बाकी है, वो उतना पैसा आपको भरना, उसमें आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे जोहफा मिकात हो, चाहे अदाही हो, और चाहे आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट हो। और इसके लिए एक अंदाजा कैलकुलेशन करके मैंने जो है कि एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो हमारा जो हज 2025 का सीरीज है उसका पार्ट नंबर 15, तो हज में कितना खर्चा आएगा टोटल, उसका कैलकुलेशन मैंने वहां पे दिया है। वो पार्ट आप जो है कि जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें एक नॉर्मल कैलकुलेशन बताया गया है, वो अंदाजा है, फाइनल नहीं है। और जितने भी लोग आपको ये बता रहे हैं कि थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, ये सारा अंदाजा है, अभी फाइनल कहीं से भी नहीं है। तो उस पर पूरा भरोसा नहीं करना, लेकिन उसी हिसाब से आपको इंतजाम करके रखना, 2-5 हज़ार रुपया ऊपर नीचे इंशाल्लाह होगा, उसी हिसाब से आपका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ में एक और अपडेट है ये कि हज ट्रेनर का जो
कंप्यूटर टेस्ट था वो हो गया, उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया। जल्द से जल्द हज कमेटी जो है कि अपनी साइट पे उसका रिजल्ट भी दे देगी, और जो है कि आपके एरिया का कौन सा बंदा है, कौन सा ट्रेनर सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो आप जो ट्रेनिंग उनकी तरफ से आएगा, आप उनको जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी वो लोग बनाएंगे, उनको सारे हाजियों का नंबर अपने एरिया का दिया जाएगा, हज कमेटी तरफ से वो बनाएंगे। फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके एरिया में कब ट्रेनिंग कैंप है। तो जो भी ट्रेनिंग कैंप जब भी लग रही है, जहाँ भी आप पहुँच सकते हैं, जरूर से जरूर जाए। मैंने पहले भी बताया था कि ट्रेनिंग कैंप कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, बाईपास नहीं करना है। चाहे 10 बार हो, 20 बार हो, अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा बार आप जो जा सकें, जितनी बार हो आपको जाना वहाँ पे जरूरी है। और जितना जाएंगे उतना ही आप अच्छे तरीके से ट्रेन होंगे। और ट्रेनिंग में बार बार वही हज उम्रा के बारे में बताया जाता है, वही बताया जाएगा, क्योंकि हज ही करने आप जा रहे हैं, तो दूसरा चीज़ क्या उसमें बताया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें बताई जाती है। लेकिन वो चीज़ें एक बार में आपको ऐसा लगता है बैठने पे वहाँ जाके कि कल तो यही बताया गया था या पिछली ट्रेनिंग में यही बताया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, जब वो लोग सवाल पूछते हैं हाजियों से चेक करने के लिए किसको क्या याद है, तो हाजियों आप देखेंगे वहाँ पे खुद कि हाजियों को कुछ याद नहीं रहता है सही तरीके से। तो इसीलिए बार बार जाएंगे तो कुछ ना कुछ हर बार आपको याद होएगा, आपकी समझ में आएगा। तो आप ट्रेनिंग कैंप्स को जरूर से जरूर जो है कि ज्वाइन करें, अटेंड करें, उसको बाईपास ना करें। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।